नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 10वीं की मैथ पढ़ रहे थे और हमने अपनी 2 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण का एक क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एमपी बोर्ड में 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का सम 4q या 4q + 2 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। एक क्वेश्चन आया था 2019 में एमपी बोर्ड। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a माना एक धनात्मक पूर्णांक है, हमें सिद्ध करना है 4q या 4q + 2 लाना है। यदि b बराबर 4 रखें, b बराबर कितना रखा है हमने? 4। b बराबर 4 इसलिए रखा क्योंकि हमें 4q और 4q + 2 के रूप में लाना है। यहाँ तक क्लियर है? जब भी दर्शाने वाला क्वेश्चन आएगा हम हमेशा ही a मानेंगे। जैसा कि हमने प्रश्नावली के प्रश्न नंबर पहले में भी किया था, वहाँ 6q सिद्ध करना था तो b का मान हमने 6 रखा था। देखिए a बड़ा है b से, हमने माना कि a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो क्या करते कि छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते। तो b का भाग देना होगा हमें किस में? a में। लेकिन b का मान हमें कितना है? हमारे पास 4, तो हम 4 का भाग देंगे अब a में। 4 का a में भाग दिया तो इसका भागफल आया कितना? q। हमने माना कि भागफल q आ गया और शेषफल इसका r बचा होगा, क्योंकि a तो है अचर राशि और 4 क्या है? एक संख्या। तो संख्या का अचर में भाग देंगे तो संख्या थोड़ी ना है कि हमने सब मान लिया कि q भागफल आया होगा और शेषफल r बचा होगा। अब देखिए इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि भाज्य हमारा भाज्य यानी कि a भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 4, भागफल है q और शेषफल है r। तो भाजक इंटू भागफल यानी 4 गुणा q यानी 4q + r, ये आ गया a का मान। अब देखिए जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3 कैसे आया? तो जब हम 4 से भाग देंगे तो हो सकता है अगर ये संख्या पूरी तरह कटेगी तो शेषफल 0 बच जाएगा, यानी कि r का मान 0 हो सकता है। ठीक, और अगर ये नहीं कटे होगी तो शेषफल शायद 1 बच जाए या 2 बच जाए या 3 बच जाए, लेकिन 4 नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि अगर 4 बचेगा तो हम 4 से फिर से उसको भाग दे देंगे जिससे वो कट जाएगी। इसलिए शेषफल 0 से लेकर 3 तक ही हो सकते हैं। जब r के मान 4 आए हैं तो a के मान भी 4 ही संभव है। a के संभव मान, a के कितने मान संभव हैं? जब हमने r का मान 0 रखा तो a का मान आ गया 4q, और जब हमने r का मान 1 रखा, जब हमने r का मान 1 रखा तो a का मान कितना आया? 4q + 1। और जब हमने r का मान 2 रखा तो a का मान कितना आ गया? 4q + 2। जब हमने r का मान 0 रखा तो 4q आ गया, 1 रखा तो 4q + 1 आ गया, 2 रखा तो 4q + 2 आ गया और 3 रखा तो 4q + 3 आ गया। यहाँ a के कितने मान संभव हो गए? 4। यहाँ पर 4q, 4q + 2 समपूर्णांक है। क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो संख्या 2 से कटती है वो सम संख्या होती है। 4q + 2 2 से विभाजित है, इसलिए ये सम पूर्णांक है। यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले हम इसकी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझ लेते हैं, जिस पर आधारित क्वेश्चन है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने कोई संख्या ली 40, 40 को हम अभी 40 तो भाज्य है क्योंकि 40 को हम 2 से भाग दे सकते, 5 से भाग दे सकते, 4 से भाग दे सकते, 8 से भाग दे सकते, 40 तो भाज्य है। लेकिन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से मतलब कि ऐसी संख्या जैसे 2 है
तो 2 में केवल 2 का ही भाग जा सकता है और 1 का। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का, इन 2 के अलावा किसी अन्य का भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ठीक, तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने 40 को लिखा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। और अगर हम इसके क्रम को बदलना चाहें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5 की जगह हम करें 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं उदाहरण 5वां। प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 5वां क्या कहता है? उदाहरण 5 कहता है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब कहा है कि n का कोई ऐसा मान रख सकते हम जिससे 4 की पावर n का जो मान रखेंगे उनका सॉल्व करने से अंत में 0 आए। जैसे अगर हमने n का मान बन रखा तो 4 एकम 4, लास्ट में 4 आएगा। मतलब 0 हमें ऐसा रखना है कि n का मान प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक के बीच में कोई भी संख्या हम रख सकते। तो हमसे वही पूछा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए अंत में इसके 0 ना जाए। देखिए है कि नहीं। यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n का क्या मान रखें कि 0 हो जाए, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 0 पर समाप्त हो सकती या नहीं हो सकती, हमें बताना है। यदि n के किसी मान के लिए 4n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्या कहा कि अगर यदि n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगी? वह 5 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 5 से अवश्य कटती है। जब 5 से भाग जाता है तो 5 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 0 वाली संख्या होगी वो 5 से कट जाती है। तो 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 की पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2n, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। मतलब 4 की पावर n की जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ से, तो इसमें हमें केवल 2 ही दिखा। लेकिन n का ऐसा कोई मान नहीं जिसके लिए 4 की पावर n 0 हो। क्यों? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। क्योंकि 0 तो तभी बनता है जब 2 गुणा 5 हो, तभी 0 बनता है। अगर 2 गुणा 5 नहीं है तो 0 नहीं बनता कभी भी। ठीक, जैसे 2 पंचे 10 में कितना 1 0 बन जाता। इसी प्रकार जब भी 2 और 5 मिलते हैं गुणा में तो 0 बनता है, और इसमें तो 5 है नहीं तो इसमें 0 नहीं है, अतः हम लिखेंगे इसलिए n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समावर्तक और LCM ज्ञात करें। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके LCM और HCF निकालने हैं। अभी हमने HCF निकाला था किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, लेकिन अब हमें HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करो। 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 के रूप में टूट गया 6, और 20 टूटा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 के रूप में। यानी 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी 1 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। हमने इसको तोड़ दिया। HCF कैसे निकालते हैं? HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब जो चीज़ कॉमन हो, दोनों में मिल रही हो। तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है? 6 और प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की, यहाँ पर एक शब्द जोड़ देना, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। देखिए इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 2 ही कॉमन है। 6 और 20 में कॉमन क्या है? 2, और प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी, तो 6 में सबसे छोटी घात 1
और बीच में 2, तो हम कौन सी लेंगे, छोटी वाली। छोटी कौन से, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो HCF कितना होगा, HCF सिर्फ हमारा 2 होगा, क्योंकि 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। एलसीएम कैसे निकालते, एलसीएम निकालते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। एलसीएम में निकाली जाती है सबसे बड़ी घात। तो देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1। छोटी घात नहीं लेते, जैसे कॉमन वाले की छोटी घात को छोड़ देंगे, उसकी बड़ी वाली घात को लेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 इतना ले लिया। इनको गुणा किया, 2 दूना 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 60। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो होती है वो हमारा एलसीएम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगला क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि एचसीएफ की मान रखकर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 96 के फैक्टर करे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 से काटा तो 48, 2 से काटा 24, 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1 आ गया। फिर 404 को काटा, 2 से काटा 202, 2 से काटा 101, 101 से फिर काट दिया। तो 96 के फैक्टर कितनी है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ 96 404, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 2, क्योंकि कॉमन क्या है इसमें, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, 2 है कॉमन। ठीक, 2 है दोनों में कॉमन, तो दोनों में 2 कॉमन है। इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2 ही सबसे छोटी घात है कॉमन की। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 दूना 4 हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। 2 कॉमन है, इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होती है, एचसीएफ। एचसीएफ आ गया। अब हमें फिर निकालना है एलसीएम। फिर इनका एलसीएम निकालिए, मतलब एक ही बार में एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा। नहीं तो अभी पिछले वाले उदाहरण में हमने एलसीएम निकाला था, कैसे कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ली थी, वैसे निकाल सकता, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो फिर शब्द जोड़ने से हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम गुणा एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी थी, 96, और दूसरी कितनी थी, 404। एचसीएफ कितना आया हमारा, 4। एलसीएम हमें निकालना है, तो इनका गुणा किया, इसको इसके बटे में ले गए। यहाँ देखो हमने 96 को 4 से काटा तो कितना आ गया, 24 इंटू 404, और 24 का 404 में गुणा किया, 24 चौके 96, 24 चौके 96, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 96। अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला उदाहरण 8वां है, जिसमें क्या कहा कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि अपनानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करो। 6 के फैक्टर करिए, 2 तिया 6। 72 के फैक्टर किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 120 के फैक्टर करिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, यानी 8 तिया 24, 24 पंचे 120। ठीक, ये तो होगा इनके फैक्टर। फिर क्या करते हैं हम, एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 और 3, 2 भी 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो 2 दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, और सबसे छोटी घात क्या है, अकेला 2, सिंगल 2। फिर 3 भी कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात अकेली 3 ही है। तो 2 गुणा 3, क्योंकि 2 और 3 ही कॉमन है, 2 तिया 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखते हैं। 2 की पावर 3 सबसे बड़ी घात है, फिर 3 की पावर 2, फिर 5, इन सबको गुणा किया कितना आ गया, 360। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। देखो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन की सबसे छोटी देखते, और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखते, इतना ध्यान रखना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ यानी कि नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, NCERT मैथ्स क्लास 10 को ज्वाइन करें।
और इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो उसे डाउनलोड कर लें या उसे क्लिक करके भी PDF निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें।